साथियों, नमस्कार। तो आज आपके सामने आने का जो है मुख्य विषय यह है कि प्रदेश में चल रही डग्गामारी, बहुत बड़ी मात्रा में, वो ट्रकों में भी है और बसों में भी है। और सरकारें निगम परिवहन विभाग को लिख रहा है और परिवहन विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और जो संस्थाएं, हमारी ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो संस्थाएं इन विषयों को लेकर आवाज उठा रही हैं, उनको जो है धमकियां दी जा रही हैं। तो आप ऋषिकेश में जो अवैध बसों का जो संचालन चल रहा है, डग्गा मार बसों का, उस पर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे हेमंत डंग जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा उनको विरोध किया गया, परिवहन विभाग से संपर्क किया गया, उन पर कार्रवाई भी कराई है, लेकिन उनके द्वारा उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और साथियों, मैं आपको जो है एक महत्वपूर्ण विषय पे जो है अवगत कराऊंगा कि अभी जो देहरादून से दिल्ली, देहरादून जयपुर, देहरादून आगरा, देहरादून मथुरा, जो ये बसों का संचालन चल रहा है, और सभी लोग 2019 से जब परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज जो है, रोडवेज ने इतने चिट्ठियां जो है, ये मैं आपके सामने बता रहा हूं, इतनी चिट्ठियां जो है परिवहन विभाग को लिखी हैं और इतनी कार्रवाइयां जो है आज तक। लेकिन ये बसें, पहले देख लो, इतनी चिट्ठियां, जो कार्रवाई जो आरटीआई के माध्यम से जो है हमारी संस्था को पता चला है कि रोडवेज लगातार इन बसों को अवैध संचालन के लिए जो है लगातार परिवहन विभाग को चिट्ठी लिख रहा है और अपने एक विभाग दूसरे विभाग को लगातार जो है चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई होती हुई हमें दिख नहीं रही। और दूसरी बात, कहीं का भी बंदा हो, आप काम करो, जो यहाँ के नियम और कानून है आप काम करो, मोस्ट वेलकम है आपका। अब आपने अरुणाचल प्रदेश गाड़ी पास करा रखी है, बिहार पास करा रखी है, नागालैंड पास करा रखी है, जहां पर टैक्सी नहीं है, लोकल टैक्स। तो ऑल इंडिया परमिट की जो शर्तें हैं, तो आप स्टेज कैरियर का जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सवारी बिठाना, ये आपके परमिट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो नेशनल परमिट, जो परमिटों का, शर्तों का जो आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन रोकेगा भाई। हमारी संस्था, तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है आने वाले समय में। और जो हमारी ऋषिकेश की जो मुख्य आजीविका है, जो आजादी के बाद की कंपनियां हैं, 1953, 1950, 1960 की जो कंपनियां हैं, बस कंपनियां हैं, जो लगातार पहाड़ के लोगों को जो है सेवा दी है यहाँ पे, तो उनका अस्तित्व आज इन डग्गामार वाहनों के चक्कर में बहुत खतरे में पड़ गया है। जो हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारी कनेक्टिविटी जो है, दिल्ली से जो गाड़ी आती है सीधा हमारे आईएसबीटी बस अड्डे ऋषिकेश में आती है। ऋषिकेश में यात्री उतरेगा और पहाड़ के लिए हमारी गाड़ियों पे बैठेगा, फिर उसके बाद अपनी यात्रा आएगी, सुचारू करेगा। तो इन बसों से हमारा व्यापार क्या प्रभावित हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, और अवैध संचालकों को कैसे जो है इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो नेपाली फार्म ही जो है, टैक्सी स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, विक्रम स्टैंड, सारे बंदे जो है नेपाली फार्म पहुंच गए। और जो यात्री हमारे बस अड्डे तक आना था, हमारी बसों में जिसने यात्रा करनी थी, हमारे शहर के टैक्सी मैक्सी में जिन्होंने जाना था, हमारा मैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, जाना था, लेकिन वो यात्री नेपाली फार्म में उतरकर, और नेपाली फार्म से वो जो है सीधा डग्गामार वाहनों पे उन यात्रियों का जो है ले आया जा रहा है।
तो हमारी कनेक्टिविटी पूरी खराब हो गई। शहर में जो आईएसबीटी बस अड्डा है वहां तक यात्री का न पहुंचना एक हमारे व्यापार में एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो रोडवेज आएगी, रोडवेज में जो यात्री आएगा, यात्री उतरेगा, हमारी बसों में यात्रा करेगा, तो हम आज हमारी जो है ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। और खुद रोडवेज लिख रहा है कि ये गाड़ियां अवैध हैं, अवैध, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा इन पे? कार्रवाई केवल एक सड़क पे चलते हुए गरीब व्यक्ति पे? इतने आरटीओ, इतने परिवहन विभाग, इतने पुलिस विभाग, इतनी चेकिंग व्यवस्था सरकार की है कि आप बच नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कैसे इतने बसों का संचालन यहाँ पे कर रहे हैं, और ये अवैध संचालन कैसे हो रहा है, किसकी सह पे हो रहा है? अभी देखो, मैं सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो अखबार में लिखा था निजी बसों के संचालन पर लगाई जाए रोक। परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज ने आईएसबीटी के आसपास में संचालित अखिल भारतीय परमिट की बसों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण डिपो देहरादून के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने इस मामले में आरटीओ प्रवर्तक डॉक्टर अनिता चंबोला को पत्र लिखा। पत्र में निगम के राजस्व को भारी नुकसान का उल्लेख भी किया गया। महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि पूर्व में निजी बसों के अवैध संचालन को रोकने के लिए सप्ताह के लिए गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन आरटीओ प्रवर्तक की ओर से विधिवत अभियान नहीं चलाया गया। इस अवैध तरीके से बसों के संचालन से निगम के राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा निगम के स्टेज कैरिज रूटों पर बसों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है। तो ये आज की खबर है, और परिवहन विभाग पे आरोप लगा रहा है कि पिछले हफ्ते हमारी एक ज्वाइंट चेकिंग करने की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं की गई देहरादून आरटीओ के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और उससे भी बड़ा गंभीर विषय ये है साथियों, सरकार के द्वारा अभी रोडवेज बस खरीदी गई, तो अभी 200-250 बसें खरीदे, 200-250 बसों का खरीदने का और प्लान चल रहा है। तो इस बार जो अव्यवस्था देखने को मिली, भाई आजादी की बात जो हम सर्विस दे रहे हैं, जनता को अपनी सेवा दे रहे हैं, आपने इतनी बसें खरीदी, रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनको चलाना मुश्किल हो गया। तो केवल बस खरीद तक ही बात रह गई, उनको चलाना मुश्किल क्या है? उन्होंने हमारी बस, जो आजादी की बात की बस कंपनियां हैं, उनके आगे बसें खड़ी कर दी। विश्वनाथ सेवा इतने साल से अपनी सेवा दे रही है, सुरक्षित यात्रा करवा रही है, आपने उनके आगे जो है, हमारे बसों के आगे जो है 6 बजे का टाइम है तो 5:30 बजे गाड़ी खड़ी कर दी। तो हमारी जो लोकल परिवहन बस सेवा है वो कहीं ना कहीं रोडवेज के इस कृत्य से जो है बहुत परेशान है। बहुत एक स्वरोजगार करने के लिए आदमी को लाले पड़ गए। और सोनप्रयाग से हमारी सर्विस थी, लगातार हमारे कुछ बसों का बेड़ा सोनप्रयाग की तरफ चलता था। इस बार आपने सारे डिपो से गाड़ी मंगा के सोनप्रयाग गाड़ी लगा दी, जिनसे अब आपके पास गाड़ी इतनी गाड़ी आपने आपको आवश्यकता थी 100 गाड़ी की, आपने खरीदी 200 गाड़ी। तो जहां पर आवश्यकता थी, मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई रोडवेज भी स्वतंत्र है काम करने के लिए, क्योंकि सरकार की एक संस्था है, वो परिवहन संस्था है। हर सरकार की अपनी एक परिवहन संस्था होती है। ये परिवहन एक ऐसा विभाग है कि सरकार को पैरेलल चलानी पड़ती है, क्योंकि हमारा कल किसी ने हड़ताल कर दी तो सरकार के पास कुछ लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी, इसलिए सरकार को ये व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो सभी देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर ये अव्यवस्था कैसे हो गई? अब जब कहीं बहुत सारी गाड़ियां आ गई, उन्होंने एक वहां से कोटद्वार से एक गाड़ी चलाई अपना जोशीमठ के लिए। अरे वहां से कोटद्वार से ऑलरेडी जीएमओ कंपनी की गाड़ी जोशीमठ जाती है, आपने उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दी। हमारे यहाँ कोटी कॉलोनी से जो है गाड़ी चलती थी 6 बजे, आपने 6:30 5:30 बजे वहां गाड़ी खड़ी कर दी। घनसाली से आपने आधा घंटे पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो जो आजादी की बात की जो कंपनियां हैं उनका क्या होगा? और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ा, देखो ये रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर जो है बहुत बड़ा विषय है। स्वरोजगार को लेकर व्यक्ति अपना स्वरोजगार कर रहा है, लेकिन सरकार का सपोर्ट क्या है उसको? बस वाले को सरकार का सपोर्ट क्या है? सरकार का सपोर्ट ये कि आप अपनी रोडवेज की बस लाओ, उसके आगे खड़े कर दो।
और साथियों, अब तक जितनी बसें रोडवेज ने खरीदी हैं कि आपको रोडवेज बसों को जो है ये रूट स्लीपर बसें आईएसबीटी से जयपुर, आईएसबीटी से दिल्ली, आईएसबीटी से आगरा अपनी बसों का बेड़ा लगाना चाहिए और अवैध बस संचालनों में बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। और स्टेशन टू यात्री को सुविधा मिले सीधा यात्रा से जो हमारे बस अड्डे हैं, देहरादून बस अड्डा, ऋषिकेश बस अड्डा, जिससे कनेक्टिविटी एक बनी हुई है। दिल्ली से आदमी आएगा और सीधा आईएसबीटी में उतरेगा। तो ऐसे आदमी भटक रहा है रात भर, यात्री वहां पे थैला लेके बैठा हुआ है, वहां पे बैठा, तो आईएसबीटी में उसकी जो है कनेक्टिविटी जो है हमारी जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया, हमारा जो रोजगार है। और सारे असामाजिक तत्व इस दलाली में लग चुके हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोई टेम्पो वाला, कोई विक्रम वाला, कोई वो सब इकट्ठी करे सवारी, दिन भर वो जो बाजार में घूम रहे हो। उससे क्या है कि एक अराजकता का माहौल फैल रहा है और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इस विषय को लेकर डिफेम नो, ये बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बनेगा, समय लगेगा थोड़ा इसमें, और जन आंदोलन बनेगा। और माननीय न्यायालय के समक्ष भी ये बात, भाई अगर सरकार नहीं मानेगी, परिवहन मंत्री जी नहीं मानेंगे, या रोडवेज जो है ऐसी हमारी बसों के आगे गाड़ी लगाते रहेगी, तो हमें भी मजबूर होकर एक आंदोलन करना पड़ेगा। और अभी 200-250 बसों खरीदने का एक मामला चल रहा है, तो वो मामला जो है, अगर 200-250 बसें आप पहाड़ में खरीदते हो, तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ का जो परिवहन कारोबारी है, जो पैसेंजर गाड़ी से जुड़ा हुआ है, उसका जो है उसको नुकसान पहुंचना बिल्कुल लाजमी है आपके इस काम से। तो मैं परिवहन संस्थाएं जितनी भी हैं, जीएमओ है, टीजीएमओ है, यातायात है, सभी को इस मुहिम में शामिल करता हूं और आपको एक योजना के तहत आप सरकार में अपना पक्ष रखिए, परिवहन विभाग में अपना पक्ष रखिए, परिवहन निगम में आप अपना पक्ष रखिए। कोई आपके पक्ष नहीं सुना हो तो माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखिए। इस तरीके से अगर आप लोग जो है इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन परिवहन व्यवसाय यहाँ पे चौपट हो जाएगा। और उत्तराखंड का जो परिवहन व्यवसायी है वही टैक्स दे रहा है, वही प्रदेश की आजीविका को चला रहा है। अब देखो डबल डेकर 200-250 बसें हमको उत्तराखंड को क्या दे रही हैं? भाई हमारा सवाल ये नहीं कि हमें रोजगार मिले या उसको रोजगार मिले, भाई उत्तराखंड को क्या दे रही है? टैक्स के नाम पे क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। जब वो टैक्स नहीं दे रही तो उनका अधिकार भी नहीं चलने का। और हम लोग अपने हकों के लिए बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों के लिए हमारा लड़ना हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारा राइट है। आजादी की बात की कंपनियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। आपको ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून भी जो है हमारी बस कंपनियों को जो है परमिट देनी चाहिए। जब यहाँ का व्यक्ति रोजगार करेगा, यहाँ का पलायन तभी तो रुकेगा। दिल्ली बंबई हम केवल बर्तन ही मार से रहेंगे। तो इन परमिटों के लिए भी जो है हमको लोकल परमिट मिलने चाहिए। जो हमारी गाड़ियां जो पहाड़ों में थोड़ा कम चल सकती है, ज्यादा आयु होगी, तो इस इन रूटों पे आराम से लोकल चल सकती है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि भाई आप लोकल फॉर वोकल, कैसे लोगों को जो है यहाँ पे रोजगार आप दे पाएंगे और कैसे परिवहन कारोबारियों को आप सपोर्ट कर पाएंगे। अब 2027 चुनाव भी है और 10 से 12 से लगभग 15 लाख लोग, टायर वाला हो गया, डेंटर, पेंटर और बॉडी वाला, कमाने वाला, बैटरी वाला, वायरिंग वाला और गाड़ी वाला, ड्राइवर, कंडक्टर, मालिक, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 से 15 लाख लोग प्रदेश के अंदर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस स्वरोजगार कर रहे हैं अपने दम पे। और सरकार उनको क्या सपोर्ट कर रही है, कितनी सपोर्ट कर रही है, कैसा उत्पीड़न उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें सरकार चिंतन करे और उनको बेहतर सहयोग करे। क्योंकि भाई सरकार नौकरी कितने लोगों को देगी, कितने लोगों को जो है पीआईडी में भर्ती करेगी, कितने लोगों को जो है होमगार्ड में भर्ती करेगी। तो ये भी जो स्वरोजगार करे, आप इनको सपोर्ट करो। जितने भी स्वरोजगार हैं, हमें नहीं कहते आप परिवहन स्वरोजगार को जो आप ठेकेदारी में जो है उत्तराखंड के जो युवा हैं, इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग कर दी, बाहर धक्के खा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप पीडब्ल्यूडी में उनको जो है मौका दो काम करने का। ना आपको इतना % आरक्षण है, जो टेक्निकल बंदा है, अब जिसको कुछ रोड के बारे में पता नहीं, वो भी ठेकेदार बना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार की वो है। तो जो लोग जो बैच निकल रहे हैं, हमारे इंजीनियर के बच्चे निकल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होने के बाद आप उनको मौका दीजिए। तो जितने भी स्वरोजगार हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के संसाधन हैं, उन संसाधनों पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार है, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार करने का अधिकार है। जो हमें जो है हमारे संसाधन कैसे कमजोर हो रहे हैं,
हमारे संसाधन में काम कौन कर रहा है, हम उस पर क्या काम कर रहे हैं, हमारी कितनी भूमिका है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और 2027 चुनाव जो है, चुनाव में हम अपने प्रमुख एजेंडे और प्रमुख मांग हम जरूर रखेंगे, जिन मांगों के लिए हमारी संस्था ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन पूरे प्रदेश भर के परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर के लिए जो है बहुत सारी नीतियों को बदलाने के लिए और बहुत सारे कानून ऐसे जो बने हुए कानूनों का पालन कराने के लिए। अब ये बना हुआ कानून है कि भाई कोई गाड़ी सवारी नहीं भरेगी, जो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी है, कि पॉइंट टू पॉइंट सवारी नहीं भरेगी, लेकिन भर रही है। तो हम नीति तो बाद में बनेगी, पहले हम जो है जो नीतियां बनी हुई हैं उनका पालन कराने का काम करेंगे। इसमें जो भी हमारा सहयोग करेगा, ट्रक में जैसे 16-200 हमारी मोल लग रही है, यहाँ 55 टन की गाड़ी जा रही है, कितना उत्पीड़न हमारा हो रहा है, कितना बार हम जो है चक्कर काट काट के अधिकारियों के पास, उसके पास, जहां कहीं नहीं गए वहां भी गए। और हम जो है काफी मुद्दे हमने शासन में, हमारी फाइलें भी हैं जिनको समय समय पर आपको जो है अवगत कराया दिया जाएगा। हमने बहुत प्रयास किया इसमें, बिल्कुल दिल से किया। कोई हमारा व्यक्ति को 16-218-500 होगा तो गजेंद्र ने के लिए नहीं होगा, या अमर सिंह के लिए, या सुरेश तिवारी जी के लिए, शक्ति सिंह जी के लिए नहीं होगा, ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए होगा। जो भी नीति बनेगी, जो भी कानून बनेगा, जो भी इसमें काम करेंगे, पूरे प्रदेश भर के लोग करेंगे। इसलिए जो हमारी संस्था का जो काम करने का जो नियमावली है, जो सरकार के द्वारा हमें लाइसेंस मिला है, वो इसी बात के लिए वेलफेयर में हम क्या काम कर सकते हैं, अच्छी नीतियां हम कैसे बना सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हम कैसे ला सकते हैं, ड्राइवरों को जो है हम कैसे इसमें सिक्योर कर सकते हैं, और ड्राइवरों को बीमा के लिए दुर्घटना बीमा, बहुत सारे जो पॉलिसी सरकार की भी जो बहुत सारे जो वो हैं, बहुत सारे उनके वेलफेयर में बना रखे हैं, उनको हम उनसे कैसे जोड़ सकते हैं। कहीं कागजों की दिक्कत रहती है, कहीं लाइसेंस की रहती है, कहीं आधार कार्ड का नंबर का रहता है, तो उनको भी हम जो है ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए, मानो उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई। अभी हमारे एक साथी, हमारे गांव के, हमारे मित्र, हमारे चालक बंधु के बद्रीनाथ में हार्ट अटैक हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो भाई उनका क्या क्या हमारे पास योजनाएं थी उनके लिए, जो सरकार की योजना से हमने उनको लिंक कर रखा था, हमारी कंपनी ने उनके वेलफेयर में काम किया। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो हमारे संस्था जो है लगातार ऐसे ही काम करती रहेगी, और ड्राइवरों को भी जो है उनके दुर्घटना बीमा, उनके दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पे, कोई ऐसा पुलिस में कोई ऐसा उनका काम पड़ता है, कोई दिक्कतें उनको कहीं पे आ रही है, कानून संबंधित कहीं दिक्कत आ रही है, न्यायालय में उनको कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम पूरा समर्थन हमारी संस्था उनको करेगी, पूरा समर्थन और सहयोग करेगी। कहीं पे उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वहां पे हम आवाज उठाएंगे। तो भाई आज हमारा जो है व्यापार संकट में हो गया, 1000-1500 बसें हमारी जो है बेरोजगार होने वाले हैं। सरकार कब लगाएगी डग हमारे पे रोक? हमारा ये सवाल है कि डग हमारे पे रोक कब लगेगी। और जो बसें नेपाली फार्म से, तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो रही जिनसे हमारे पे यात्री नहीं आ रहा है, तो हमें कितना नुकसान होगा। आज 1% है, कल 2% है। जैसे 2019 में वो दो तीन गाड़ी आई थी, 5 आई, 10 आई, 15 आई, आज वो 250 गाड़ियां हो गई। तो 250 गाड़ियां होने बाद 2019 से और 2025 तक परिवहन निगम ने कितने पत्र जो है लिखे हैं, इनका पूरा आरटीआई के माध्यम से जो है सही जानकारी, सही तथ्यों और सही जानकारी बोला जाएगा। यानी कि कुछ भी बोल दो और कुछ भी कह दो और झूठ सच लगा के जो है अपने नंबर बढ़ा दो, ये पूरा गट्ठा है इसका। जितने भी पत्राचार जो परिवहन विभाग ने किए हैं, परिवहन विभाग को रोडवेज ने किए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो साथियों, जो ये बहुत गंभीर विषय है, रोजगार से जुड़ा विषय है, पलायन से जुड़ा विषय है और स्वरोजगार से जुड़ा विषय है, तो सरकार मुझे लगता है कि इस पर जरूर चिंतन करेगी। हमने परिवहन मंत्री महोदय को भी इसका जो है संज्ञान में उनके लाए हैं, और सीएम साहब को भी हमने ये पत्र दिया है कि भाई आप रोडवेज खरीदे, 200 के आप 500 बस खरीदो, लेकिन दिल्ली जो प्राइवेट बसें जहाँ पे चल रही वहां पे आप अपनी बसों को स्थापित करो, वहां पे आप जो है अपनी बसों लगाओ जहां पे आवश्यकता है। ये नहीं कि आप हमारी बसों के आगे बसें खड़ी करो। और कोटद्वार से जो आपने गाड़ी लगाई, कोटी कॉलोनी जो आपने बस जो हमारी बस के आगे खड़ी करी, ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां आपने जो है हमारी बसों से 15-20 मिनट पहले अपनी बसें खड़ी करके और वो चलाई। और आपके यहाँ जो है एक वृद्ध जो है सीनियर सिटीजन का भी चलता है कि भाई रोडवेज में सीनियर सिटीजन लोग जाते हैं और उनसे किराए सरकार भरती है उनका किराया। तो हमारी संस्थाओं से भी, हमारी संस्थाएं जो है सरकार से जुड़ी हुई हैं, और यातायात पर्यटन विकास समिति जो है सहकारिता से, प्रदेश की जो है सहकारिता से जुड़े हैं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत जी हैं और देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो सहकारिता से हमारी कंपनियां जुड़ी हुई है, तो उनको सहकारिता से क्या लाभ मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, ड्राइवरों को जो है कैसे हम उसको उनके वेलफेयर के लिए, मालिकों के वेलफेयर के लिए, कोई उनके लोन है, सुरक्षा है, उनके परमिटों के लिए, भाई हम 2-3 महीने के, केवल 2-3 महीने के कारोबार पे हम पूरा साल भर कैसे बिताएं अपना।
केवल 4 धाम यात्रा हमें 2-3 महीने, फिर उसका बरसात होगी, फिर 2-3 महीने चलेगा, रेट बिल्कुल जीरो, कंपटीशन मार्केट में। तो हम 2-3-4 महीने के रोजगार पे कैसे जिएंगे? ये लॉन्ग टाइम इस काम को हम कैसे करेंगे, या इस काम को छोड़ने के बाद हम क्या काम करेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है भाई। बीच में अगर 50 साल की उम्र में बोलता मैं दूसरा काम करता हूँ, तो आदमी क्या काम करेगा? ये सोचने वाला विषय है। कुछ मेरे साथी कह रहे हैं कि हड़ताल क्यों स्थगित करती। प्रिय साथियों, हड़ताल स्थगित नहीं हुई है, और हड़ताल के लिए कल 10 बजे जो है आप की जो है मीटिंग है। सभी जितने भी हमारे परिवहन कारोबारी हैं और परिवहन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और खाद्यान्न वाले हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। और कल जो मीटिंग होगी उसमें हमें समस्या का जो गढ़वाल कमिश्नर महोदय के यहाँ, उसमें जो भी समस्याएं होंगी वो आपका जो है समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। पूरा प्रयास चल रहा है, पूरा संघर्ष चल रहा है, तो कमी किसी के लिए नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई जातिवाद नहीं किया जाएगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया जाएगा, कोई पार्टीवाद नहीं किया जाएगा। देखो सब रोजगार हमारा रोजगार है, रोजगार से बड़ा कुछ नहीं है। तो इस बार हम अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया, 8-10 रुपए का फर्क पड़ गया, भाड़ा हमारा वही है। और यूरिया महंगा हो गया, ग्रीस महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, टायर महंगे हो गए, लेकिन भाड़ा हमारा उससे भी कम हो गया। तो उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। हम इधर उधर की बातें करके आदमी को जो है बरगला बेला फुसला के जो है हम करें मुद्दे की बात कि भाई हमारा क्या होगा। और टैक्स 3 बार बढ़ गया। अभी परिवहन मंत्री जी ने कहा कि मैं 3 साल तक इसको रोक कर रखूँ, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे? और सभी संस्थाएं जो है आगे आएँ, और सभी संस्थाएं जो है अपने स्रोतों के माध्यम से जो है, अपने विधायकों के माध्यम से, अपने सांसद गणों के माध्यम से, माननीय विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक, परिवहन मंत्री से अपनी बात पहुंचाएं। और जो है किसी पीछे खड़ा होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अपने मुद्दों को आप जो है अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है अपने बातों को, विचारों को जो है, अपनी समस्याओं को जो है सरकार के समक्ष पटल पर रखें, और निश्चित तौर पर आपका समाधान किया जाएगा। और चुनाव जब 2027 में चुनाव होगा, तो आप अपनी जो समस्याएं आपकी नहीं खत्म हो पाएंगी, हमारा समाधान नहीं हो पाएगा, उन समस्याओं को लेकर आप आगे की बात, जो आपके पास वोट मांगने आएगा, जो आपके जो है पैर पकड़ने आएगा, तो उनके सामने आप रखें, भाई आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे या नहीं, या इसी प्रकार चलता रहेगा। हम आपस में लड़ते रहेंगे और किसी पे केस होंगे। अब जो धमकी दे रहे हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत जी को, जो धमकी दे दी, अगर उनको कोई होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल वो माफिया लोग हैं, बहुत बड़े, जिसके बाद 200-250 गाड़ी चल रही है, वो छोटे मोटे आदमी क्या समझ रहा? अगर उनको कल कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो परिवहन विभाग और सरकार इसका चिंतन करे, और जो भी आदेश हुए हैं उनका ये पालन करे। अभी जो है अभी कुछ दिन पहले भी एक लेटर आया है प्रवर्तन जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, तो उन आदेशों का पालन, हम ये कहते हैं जो बने हुए नियम हैं आप उनको फॉलो करो। पर्वतीय राज्य में जो नीतियां बनी हुई आप उनको फॉलो करो। नो एंट्री चक्कर में हम क्यों फंस गए? हम इसलिए फंस गए कि वो लंबी लंबी गाड़ियों के चक्कर में फंस गए। हम उन्हें रोको उनको सबको, और लंबी गाड़ी वालों के बीच में कौन फंस गया? हमारा छोटी गाड़ी वाला। भाई लंबी गाड़ी वाला तो आज हरियाणा चले गया, 4-5 दिन में आता है वो। हमारी गाड़ी वाला तो रोज यहाँ से आ रहा है, चंबा जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, श्रीनगर जा रहा है। तो फंसा कौन? फंसे तो हम। अब रात को 10 बजे की गाड़ी आएगी, इसके में कौन भरेगा उसको? अगले दिन भरेगी नहीं गाड़ी, नो एंट्री ले जाएगी, तो माल कब भरेगा? हमारे सामने बहुत चुनौती है। इस चुनौती को हमसे जो है इस साल तो हमने स्वीकार कर दिया, लेकिन हम बिल्कुल भी अब जो है आयुक्त महोदय के सामने हम बात रखेंगे, भाई जो हमारी गाड़ी यहाँ पर पास है केवल उनका संचालन किया जाए बस। तो मेरा सभी परिवहन कारोबारियों से ये निवेदन है कि आप अपने स्तर से जो है सरकार के पटल पर बात रखें, और किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर सरकार करेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो साथियों, आज का जो विषय है रोडवेज को लेकर, सोनप्रयाग में रोडवेज वाले सारे पूरे उत्तराखंड के डिपो गाड़ी मंगा के हमारी गाड़ी में आगे खड़ी कर दी। बताओ, रात को 10 बजे तक सवारी भर रहे हैं वहां सोनप्रयाग में। बताओ क्या स्थिति होगी? तो जहां पे गाड़ी आपको लगानी चाहिए थी, जो आपने 250 गाड़ियां जहां पे जो है अवैध संचालन, निजी बसों का संचालन, अवैध संचालन जो हो रहा है, वहां पे आप अपनी गाड़ियां क्यों नहीं खड़ी कर रहे हो? आपके पास तो बस अड्डा है, उनके पास पार्किंग है बगल में। आप बस अड्डे से जो है आईएसबीटी बस अड्डे में सवारी क्यों नहीं आ पा रही आपके पास? आप वो स्लीपर बसें बनाइए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में बसें लाइए, हजारों लोग मिलेंगे आपको अंडरटेकिंग में काम करने के लिए। उत्तराखंड पासिंग लाइए, उत्तराखंड को टैक्स चाहिए भाई, राजस्व चाहिए। यहाँ पे हम जो है 95,000 करोड़ रुपए कर्जे पे, हमेशा कर्जे के नीचे दबे रहेंगे। हर उत्तराखंड का व्यक्ति जो है कर्जे के नीचे दबा रहेगा। जब इस प्रकार के जो है हमारे संसाधनों पर डाका पड़ेगा, इस प्रकार जो हमारे संसाधनों का दोहन होगा,
इस प्रकार तो टैक्स केवल उत्तराखंड के लोग देंगे और बाकी जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो ऐसे बिना टैक्स से चलेंगे और यहाँ लूट भी करेंगे, मारपीट भी करेंगे। तो बताओ, तो ये न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है? अपनी बात जरूर रखें। अगर आपको बात सही लगे तो इस बात को शेयर करें। हमारा विरोधाभास किससे चलेगा? नियम कानून जो बने हुए हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं, उन्हीं नियम कानूनों का जो है, उन्हीं नियम कानूनों से जो है वाहनों का संचालन किया जाए। परिवहन व्यवसाय एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय है, बहुत लोगों को जो है रोजगार देता है, स्वरोजगार के कई चीजें पैदा करता है। और युवा, आज आप देख लीजिए साथियों, युवा संकल्प उन्नत हिमालय यही विकल्प। आप देख लीजिए, जीएमओ गाड़ी कौन चला रहा है? सारे युवा चलाते हैं। बसें कौन चला रहा है? सारे युवा चला रहे हैं। ट्रैकर कमांडर कौन चला रहा है? सारे युवा चला रहे हैं, युवा साथी चला रहे हैं। तो युवाओं को इतना रोजगार जो ये विभाग दे रहा है, परिवहन व्यवसाय दे रहा है, तो इनमें युवाओं को सहयोग क्यों नहीं सहयोग मिल रहा है? गलत चीजों का जो है इस प्रदेश के अंदर क्यों चलाई जा रही है? हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि प्राइवेट वाहनों में हमारे संस्था ने जो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट के सदस्य ने जो है कितनी गाड़ियां बंद कराई। आरटीओ का पूरा सहयोग मिला मेरे ऋषिकेश परिवहन आरटीओ का। तो अब हम जो है धीरे धीरे इस मुहिम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और सारी बस कंपनियों को जो एक करके और इन डग्गामार जो वाहन चल रहे हैं देहरादून से, उन पे भी हम जो है एक विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे। तो समय लगता है थोड़ा काम खड़ा करने में, लेकिन विशाल आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे रोजगार में जो है लात मारी जा रही है। कहीं ना कहीं हमें बेरोजगार करने का पूरी साजिश चल रही है। ये पूरी साजिश है उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो साथियों, आगे भी आपको ऐसे कई नए विषय लेकर हम आपके बीच में आएंगे और ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट लगातार निरंतर अंतिम सांस तक, क्योंकि हमारा रोजगार का सवाल है, हमारा पेट और रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी नहीं होगी तो हम रोजगार कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये आज जो है विषय हैं जो आपके सामने रखे हैं। आगे समय समय पर जो भी परिवहन कारोबारियों को समस्या होगी उनके समाधान हेतु, और जो भी नो एंट्री को लेकर बैठक में जो भी गढ़वाल कमिश्नर महोदय के साथ जो भी विषय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसी फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, सभी ग्रुपों में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या आपका ट्रैफिक प्लान रहेगा, कैसे कैसे आपकी गाड़ी बीच में चलाई जाएंगी, कैसे कैसे आपको छोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप वीडियो बनाइए, वीडियो के माध्यम से हम जो है जो भी जो है सरकार हमारे सहयोग में काम करेगी, वीडियो के माध्यम से उनको भी अवगत कराते रहेंगे। तो आपकी जानकारी ही, आपकी सही जानकारी ही आपका समाधान बनेगी। तो साथियों, और शासन प्रशासन के समक्ष हम आपकी बात रख रहे हैं और प्रखरता के साथ हम आपकी बात रखेंगे, आपके अधिकारों की बात रखेंगे। कहीं भी आपके अधिकारों का हनन नहीं हो। थोड़ा समय लगता है और थोड़ा हमको जो है पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है और भड़काऊ काम नहीं करने हम, और किसी के लिए जो है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल मैं सभी परिवहन कारोबारियों से मेरा ये निवेदन है। तो आगे आपके बीच में जो भी समस्याओं का समाधान होगा, जिन समस्याओं को हमने सरकार के पटल पर रखा है, उनको हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल विस्तार पूर्वक रखेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दल का बन के, बिना किसी जो है उसका बन के हम आपके सामने पूरी विषय को जो है विस्तार पूर्ण रखेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलते हैं साथियों आपको जल्दी। परिवहन की जो आवाज है, रोजगार की जो आवाज है, वो दबनी नहीं चाहिए बिल्कुल। तो परिवहन के जो मुद्दे हैं वो आपके समक्ष रखे जाएंगे, उनके समाधान हम सब ने मिलकर करना है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, सभी लोगों ने मिलकर करना है और सभी लोग एक पॉजिटिव वे की तरफ जाएं, क्योंकि ये रोजगार और उसका सवाल है। तो सबका सहयोग चाहिए, वो ड्राइवर का भी, कंडक्टर का भी, मोटर मालिक का भी, और जितने भी हमारी इस आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी हमें सहयोग चाहिए। और आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उत्तराखंड में, उनमें उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को कैसे लगाया जाएगा, कैसे उनकी तैयारी रहेगी। एक बांध की भी जो यहाँ पे जो घोषणा हुई है केंद्रीय अमित शाह जी के द्वारा, एक किसाऊ बांध यहाँ पे जो है परियोजना चालू है। 2 बांधों का यहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें परिवहन कारोबारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो कैसे उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, कैसे वो बिना टैक्सी गाड़ी वहां से हटाएंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग गलत चीज का हम पूरा विरोध करेंगे, चाहे हमारे कोई कितने भी खास क्यों ना बैठा हो और कितनी हमारे किसी दोस्त क्यों ना, लेकिन गलत चीजों का हम विरोध करेंगे। भाई टैक्स दो, आप चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत, यहाँ पे पास कराओ, आप गाड़ी उत्तराखंड में पास कराओ, आप गाड़ी चलाओ। जो नियम कानून है यहाँ के, नियम कानून सबके लिए बराबर होंगे। यानी कि अन्य राज्यों वाले अलग, यहाँ के वाले के लिए अलग, यहाँ के वाले परमिट में ठप्पा और परमिट लिखा कि उत्तराखंड में इतना पास, इतनी लंबाई चौड़ाई, बेवकूफ बनाने वाला काम। जल्द ही इन और विषयों को लेकर आपके बीच में आया जाएगा और आपकी आवाज को जो है बुलंद तरीके से जो है आपकी आवाज सरकार के पटल पर रखी जाएगी और निस्तारण के लिए हम हमेशा आपके साथ सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। साथी।